कि सीज फायर तो खत्म, ये जबरदस्त बम्बार्डमेंट शुरू हुआ। 80 टारगेट परसों और 90 टारगेट कल रात। ये जो हमला हुआ है स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, या आईआरजीसी ने किया है। 3 दिन और रुक जाते, अब जब जनाजा खत्म होना ही था तो अब उसके बाद ही करते। इस पूरे कार्यक्रम में मुश्तबा खमैनी जो है वो भी नजर नहीं आए। लेकिन इस बात ऐसे नहीं लगता है कि ट्रंप की गलती थी, कि ईरान ने जानबूझकर गलती की। क्या आईआरजीसी अड़ंगा बन रहा है अब इस सीज फायर में? आईआरजीसी जो है अपने आप की जो सत्ता है वो जाते हुए उसको दिख रहा है कि ये हमले और आगे बढ़ेंगे। अब अगर आईआरजीसी किसी भी तरीके से ईरान के अंदर जिंदा रहता है तो मुझे नहीं लगता है अमेरिका कुछ कर पाएगा। अगर इसी तरह अमेरिका करता रहा तो ईरान के पास बचा क्या, सिवाय अपनी जमीन और हौसला। ईरान में गृह युद्ध होना तय है। रेलेवेंस जो है आईआरजीसी का ईरान में वैसे ही है जैसे पाकिस्तान में पाकिस्तान की फौज का। जो हॉर्मुज द्वारा से बंद हो सकता है। अमेरिका अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के ही छोड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। ईरान अमेरिका युद्ध को लेकर जो युद्ध विराम था वो अब टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अमेरिका ने ईरान के कई शहरों पर दोबारा से बमबारी शुरू कर दी है, अटैक शुरू कर दिया है और बताया गया है कि अब युद्ध विराम टूट चुका है। ये ट्रंप साहब का कहना है। आज ही खामनेई साहब को दफनाया जाना है और उससे ठीक एक दिन पहले अमेरिका ने दोबारा से ईरान के ऊपर जवाबी हमले किए हैं। ईरान ने भी उनका जवाब देते हुए जो अमेरिकी बेस हैं मिडल ईस्ट में उन पर जवाबी कार्रवाई की है और हमला किया है। अब लग रहा है कि शायद दोबारा से युद्ध शुरू हो जाएगा और जो परेशानियां थी दोबारा से पूरे विश्व के लिए खड़ी हो जाएंगी। इन्हीं सब चर्चाओं पर बात करने के लिए मेरे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर, जो सेना से रिटायर्ड हैं लेकिन रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमसे समझेंगे, जानेंगे कि आखिर इस मिडल ईस्ट युद्ध का अब अंत नजर आता है या फिर ये लंबा खींचेगा। संजय सर, बहुत बहुत स्वागत है स्टेट मिरर हिंदी में। धन्यवाद जितेंद्र जी, धन्यवाद। जय हिंद सर। संजय सर, शायद दुनिया ने आस लगा ली थी कि अब युद्ध आगे नहीं बढ़ेगा। सीज फायर जो हुआ है 60 दिनों का समय लिया गया था और उसके बाद कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। लेकिन महज अभी 15 दिन भी नहीं हुए सीज फायर को और आयतुल्लाह अली खामनेई को आज सुपुर्द खाक किया जाना है। एक हफ्ते तक उनका प्रोग्राम चला, पूरे जनाजे का अलग अलग जगहों पर उनके जनाजे को लेकर जाया गया। 4 तारीख से जनाजा जो उनका शुरू हुआ था, पूरा प्रोग्राम 4 तारीख से शुरू हुआ, जिस दिन अमेरिका का नेशनल डे हुआ करता है। उम्मीद सर इस बात की थी कि शायद अमेरिका को यह नापसंद आएगा और मुझे लगता है कि जिस दिन अब उनको दफनाया जाना है उससे पहले ही उन्होंने ईरान पर बड़े हमला कर दिया है। क्या ये उसी का रिपरकशन है या कुछ और चीजें हैं? बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। ये अभी बहुत ही मैं कहूँगा बड़ी नाजुक स्थिति से पूरा विश्व गुजर रहा है, क्योंकि पूरे विश्व में वही हाहाकार, वही हलचल और वही देखने को मिलेगा जो जिसके लिए अभी तक सबने कोशिश की कि कम से कम तेल को लेकर के जो कीमतें बढ़ रही हैं उसके ऊपर कम से कम अंकुश लग जाए। तो हमने देखा कि तेल की कीमतें ब्रेंट की तकरीबन $77 तक प्रति बैरल पहुंच गई हैं और कहां से उछाल 65 के आसपास आ गया था, 70 से कम ब्रेंट गिरा था। उसके जो उछाल आया है वो साफ दर्शाता है कि आने वाले दिन इतने आसान नहीं होंगे। अगर सवाल ये है कि क्या अमेरिका ने हमला किया या ईरान ने हमला किया, क्या अमेरिका ने उकसाया या ईरान ने उकसाया, क्या हुआ ये, मतलब ऐसे कैसे हो गया कि ईरान ने क्या ईरान अब जब वो पूरा देश मातम मना रहा है, जब आयतुल्लाह खमेनी की जो पार्थिव शरीर है वो इराक में है, करबला में है, और वो वहां से आना है ईरान में, और हम देख रहे हैं कि जबरदस्त बम्बार्डमेंट शुरू हुआ। 80 टारगेट परसों और 90 टारगेट कल रात अमेरिका ने ईरान के ध्वस्त किए। अब ये क्या दर्शाता है? नंबर एक, कि सीज फायर तो खत्म, एमओयू खत्म, दोनों, इसमें कोई शक नहीं कि इन दोनों का अब कोई भी ये नहीं रहा। और सवाल ये है कि ईरान ने ऐसा क्यों किया। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 3 टैंकर्स को क्यों मारा, क्या कारण था, जबकि उनको मालूम था कि 80 देश के हेड्स ऑफ स्टेट या उनके जो भी
निमंत्रित अपने जो गेस्ट आए हैं, खासकर इस अयतुल्ला खामेनी के जनाजे के लिए, और ऐसे वक्त में ईरान इस तरह की हरकत करे, ऐसे हम्म। कैसे हो सकता है? कोई तो कहेगा कि ईरान मूर्ख ही है, ये इस तरह की हरकत करे। या क्यों? क्योंकि ये साफ दर्शाया गया है कि ये जो हमला हुआ है स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, या आईआरजीसी ने किया है, इसमें हम्म। कोई शक नहीं है। मतलब अभी तक कोई किसी ने ये नहीं कहा है कि आईआरजीसी ने नहीं किया है। सब मानते हैं क्योंकि सैटेलाइट पिक्चर्स हैं, सबको मालूम है कि आईआरजीसी ने हमला किया। पर आईआरजीसी ने हमला किया क्यों? ये क्या वक्त था? 2 दिन और रुक जाते, 3 दिन और रुक जाते। अब जब जनाजा खत्म होना ही था तो हम्म। अब उसके बाद ही कर देते। लेकिन इसके बीच साफ नजर आता है कि कहीं ना कहीं जो विश्व कह रहा था कि एमओयू मतलब ईरान की पांचों उंगलियां घी में है, उसके अलावा भी उसको काफी कुछ मिलने वाला है। 300 अरब डॉलर का पैकेज है। उसके हम्म। अलावा जो फ्री फ्रोजन अकाउंट्स है उसका 50% मिलने वाला है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के लिए बातचीत 60 दिन के बाद फिर शुरू होगी। न्यूक्लियर को लेकर के बातचीत होगी। मतलब सब कुछ ईरान के फेवर में था। अगर सब कुछ ईरान के फेवर में था तो फिर ईरान ने इस तरह की हरकत की क्यों? जब 80 मेहमान उसके उनके देश के अंदर आए हुए हैं, अब वो तो भाग जाएंगे वहां से। अब तो सारे के सारे चले जाएंगे। अब जो बिल्कुल बिल्कुल। जनाजा है, अपनाने वाली कार्रवाई है जो ईरान के अंदर होगी, वहां पर भी लोगों के बीच में एक बेचैनी सी होगी कि पता नहीं क्या हो जाएगा। इस पूरे कार्यक्रम में मुश्तबा खामैनी जो है वो भी नजर नहीं आए। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि मुझे लगता है जरूर हम लोग ट्रंप को गाली दे सकते हैं, हम ट्रंप को कह सकते हैं कि मुंह फट है, हम ट्रंप को कह सकते हैं कि जिम्मेवारी के बयानबाजी और हरकतें करते हैं। लेकिन इस बार ऐसे नहीं लगता है कि ट्रंप की गलती थी। लगता ऐसे है कि ईरान ने जानबूझकर गलती की, जो कि ईरान ने नहीं करनी चाहिए थी, और ईरान चुपचाप बैठा रहता तो कम से कम हम लोग कहते कि अमेरिका जो है उकसाना है, या पूरे विश्व में अमेरिका एक मैं कहूँगा विलन बन करके उभरा है। वैसे नहीं हो रहा है। और बार बार जिस प्रकार से ट्रंप कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मैं बातचीत करने का कोई फायदा ही नहीं, कोई मकसद ही नहीं हो रहा, कोई ईरान तो कुछ मान ही नहीं रहा हमारी बातें, तो ये जो है। और मेरा क्यों, हमारी सहानुभूति ईरान के साथ है। लेकिन हम संजय सर आप जो ईरान। बात कर रहे हैं, संजय सर आप जो बात कह रहे हैं कि इस बार ईरान ने गलती की है कि जो तेल टैंकर थे उनको निशाना बनाया गया, तमाम जो लीडर विश्व के वहां मौजूद थे, क्या ये ईरान ने जानबूझकर ऐसा किया है? हालांकि ईरान के तमाम जो नेता हैं वो तो सीज फायर की बात कर ही रहे थे, उन्होंने सीज फायर किया भी था। क्या आईआरजीसी अड़ंगा बन रहा है अब इस सीज फायर में? क्या उनको लग रहा है कि सत्ता उनके वास्ते जाती दिख रही है उनको? क्योंकि अब ईरान के जो लीडरशिप है वो बातचीत कर रही है, आईआरजीसी कहीं ना कहीं बैकफुट पे थी इस बार। क्या यही कारण है कि आईआरजीसी अब ईरानी सरकार से या ईरानी लीडरशिप से अलग इतर सोच रही है और अपने फैसले ले रही है? यही कारण है कि हॉर्मूज पर जो है उन्होंने अटैक किया है, ये जानते हुए कि तमाम जो विश्व के लीडर हैं वो इस वक्त ईरान में मौजूद हैं, खामनेई साहब के जनाजे में शामिल हो रहे हैं, शिरकत कर रहे हैं और मातम में वो शरीक हैं। इसी का फायदा उठाते हुए उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की है कि हम तो अलग चलेंगे, हम अमेरिका के सामने झुकेंगे नहीं, हॉर्मूज को हम छोड़ेंगे नहीं। जितेंद्र जी, जो आप कह रहे हैं, मुझे लगता है आपका आकलन बिल्कुल सही है। क्योंकि कहीं ना कहीं पर आईआरजीसी जो है अपने आप की जो सत्ता है वो जाते हुए उसको दिख रहा है। उसको हम्म। लग रहा है कि 1979 के बाद वो हर हमेशा जो भी आयतोल्ला रहे हैं उनके आंख और कान का काम किया है। उन्होंने पूरे ईरान को एकत्रित रखने की कोशिश की है, और इस पूरे लड़ाई के माहौल में उस झंडे के नीचे खड़ा दिखने का मकसद आईआरजीसी का उभरना था। हम्म। लेकिन इस एमओयू के बाद मुझे लगता है कहीं ना कहीं आया जिसको लग रहा होगा कि अगर दोबारा ईरान जो है उस प्रगति के ऊपर चलेगा, उसके ऊपर करेगा, तो फिर आईआरजीसी को कौन पूछेगा? आईआरजीसी की तो जो जज्बा है, जो उसका रुतबा है, वो तो खत्म हो जाएगा। तो हम्म। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आईआरजीसी को झटका लगा। दूसरी बड़ी बात, ये आईआरजीसी के जो कमांडर है आज की तारीख में वाहिदी, वो सुप्रीम कमांडर मतलब आईआरजीसी के हैं।
नंबर एक। नंबर दो, वो पुराने डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो पुराने इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं, यानी कि उनको पॉलिटिक्स के बारे में भी मालूम है, उन्हें कूटनीति के बारे में भी मालूम है, और वो आईआरजीसी को आज उसका नेतृत्व भी कर रहे हैं। तो उनको भी मालूम है कि पॉलिटिक्स में अगर 300 अरब डॉलर इनके हाथ में आ गए, रिकंस्ट्रक्शन फंड इनके हाथ में पूरा जो अमेरिका के पैसा आ गया, अमेरिका इनको खरीद लेगा और आईआरजीसी को बिल्कुल समुद्र में ढकेल देगा। दूसरी और तीसरी बड़ी बात उनको लग रहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के में अगर आईआरजीसी का दबदबा नहीं रहा और सारे के सारे जितना शिपिंग हो रहा है वो ओमान की घाटी से ही गुजर रहा है, तो ईरान का क्या फायदा है? ईरान का मकसद ही ये था। जो एमओयू में पांचवा जो बिंदु था, वो पांचवा बिंदु इस बात को दर्शाता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर के बातचीत होगी, और स्टेट ऑफ हॉर्मूज में ईरान का किस तरीके से होगा। तो ये नहीं ईरान ने सोचा कि ईरान को तो बिल्कुल ही साइड लाइन कर दिया, और सारे जितने भी टैंकर्स हैं वो तो ओमान की घाटी से गुजर रहे हैं। अगर ओमान से ही गुजर रहे हैं तो वहां पर 3 आइलैंड्स हैं, और वो जो आइलैंड है उनको देखते हुए, वो आइलैंड के उनके और यूएई के बीच में अनबन है, ईरान और यूएई के बीच में, और ये सारे के सारे आइलैंड जो है वो ओमान की तरफ है, ओमान के तो नजदीक है। उनके ऊपर। हाँ बिल्कुल, और ईरान ने अपने वहां पे एयर डिफेंस लगा रखा है। तो ईरान सब जानता है कि कितनी शिप गुजर रहे हैं, और इनका जो एक तरीका था अपना वो ईरान का, कि वो एक पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी बनाएंगे और एक टोल कलेक्ट करेंगे, जिसमें ओमान को भी थोड़ा दिया जाएगा और ईरान का भी बड़ा शेयर होगा, जिसके कारण उनका दबदबा रहेगा, और जो पैसा बनाने का एक जरिया था आईआरजीसी के पास वो रहेगा। अगर आईआरजीसी का पैसा बनाने का कोई जरिया रहा ही नहीं, तो आईआरजीसी की पूछेगा कौन? आईआरजीसी को सालाना कम से कम आज की तारीख में 10 से 15 अरब डॉलर चाहिए अपना दबदबा ईरान में दिखाने के कायम लिए। रखने के लिए, अगर उसकी बिल्कुल। अगर उसके पास पैसा कमाने का कोई जरिया रहा ही नहीं, तो सर, उसके संजय पास सर, अब रहा आपको क्या? क्या लग रहा है कि ये हमले और आगे बढ़ेंगे अब, या युद्ध किसी और दिशा में चला जाएगा अब? मुझे लगता है यूएसए का अटैक करने का मकसद 80 टारगेट, उसके बाद 90 टारगेट, एक था कि ईरान की कैपेबिलिटीज और कैपेसिटीज को डिग्रेड करना, मतलब उसको कमजोर करना, और आईआरजीसी को और कमजोर करना। अब अमेरिका को इस बात का आभास हुआ है कि जो रेजीम चेंज की बात कह रहा है अमेरिका शुरू से, रेजीम चेंज तभी हो सकता है जब आईआरजीसी को बिल्कुल ही मतलब उसको उसका खात्मा होना बहुत जरूरी है। अगर आईआरजीसी किसी भी तरीके से ईरान के अंदर जिंदा रहता है, या हम्म। अपना बोलबाला रखता है, या अपना उसका एक तरीके से रुतबा रहता है, तो मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका कुछ कर पाएगा, क्योंकि अमेरिका की एक बहुत बड़ी एक परेशानी है कि वो बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं रख बूट्स ऑन सकता, ग्राउंड नहीं कर हमला सकते, नहीं। बिल्कुल। हम्म। अगर वो हमला नहीं कर सकता है तो वो अपनी जीत नहीं दिखा सकता है। आप देख रहे हैं कि इसराइल में भी इजरायली क्या कर रहे हैं? बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, और अपने जवानों को उन्होंने लड़ने में लगा रखा है, जिससे कि हिजबुल्लाह के साथ लड़ रहे हैं, गाजा में हमास के साथ लड़ रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनको मतलब ऐसा कार्रवाई करें कि बम्बार्डमेंट भी हो रहा है, ट्रुप्स ऑन ग्राउंड भी है, और धीरे धीरे करके उन्होंने 1,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका भी अपने कब्जे में ले लिया है, चाहे वो सदर्न लेबनान में हो, चाहे सीरिया में हो, चाहे फिर गाजा पट्टी में हो, या फिर वेस्ट बैंक में हो। यानी कि इसराइल बॉम्बिंग के द्वारा भी और अपने जवानों के द्वारा भी कहीं ना कहीं पर अपने आप को और सिक्योर कर रहा है, और अपनी जमीन धीरे धीरे बढ़ा रहा है। ईरान यूएसए को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं अब आपको मैं बोल रहा हूँ कि मैंने खामेनी के घर को मारा, अब आपने कहा फिर बड़ी बात क्या है? मैंने इतना नुकसान हुआ, इसमें बड़ी बात क्या? लड़ाई होगी तो नुकसान तो होगा। जब तक जमीन नहीं गंवाता है ईरान, जब तक हम्म। यूएसए विश्व को जमीन नहीं दिखाता है, चाहे वो खर्ग आइलैंड हो या फिर कोई भी पहाड़ हो, कि भाई इस पहाड़ के ऊपर अमेरिकन झंडा लहरा रहा है, जैसे कि आपने देखा सदर्न लेबनान में इसराइल का झंडा उस या फिर किले के ऊपर लहरा रहा था। संजय सर, इसमें फिर तो यही बात ही, ये वाली बात हो जाएगी कि अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड कर नहीं पाएगा वहां पे, अपने आप को जीतता हुआ दिखा नहीं पाएगा। इसलिए ये एक खीस है अमेरिका की
कि हम लगातार हमले करेंगे, क्योंकि हम जीतता हुआ दिखा नहीं सकते, ईरान हार मानेगा नहीं, अमेरिका अपनी खींच निकालेगा। इस तरीके से, क्या इसको इस तरीके से माने हम? बिल्कुल। और वो ईरान को और कमजोर करेगा इकोनॉमिकली। अब पूरा फिर से घेराबंदी होगी, फिर हम्म। से सैंक्शन लगेंगे, ईरान के अंदर कुछ आएगा नहीं, ईरान के बाहर तेल बिकेगा नहीं, तो ईरान वैसे ही नाजुक स्थिति से गुजर रहा है, और वो नाजुक स्थिति और नाजुक हो जाएगी अब आईआरजीसी के बरखिलाफ, क्योंकि आईआरजीसी अब संभाल नहीं पाएगा ईरान को, क्योंकि हम्म। अभी तक थोड़ा सा खून का चस्का ईरानियों को लग गया, क्योंकि बीच में तेल गया, पैसे आए, लोगों के बीच में बटे, तो लोगों का हौसला अफजाई हुई, वो तो बंद हो गया। अब आईआरजीसी दिखाएगा क्या? अब आईआरजीसी को दिक्कत होगी कि अपने लोगों की हौसला अफजाई के लिए उसके पास पैसा नहीं है, उसने सारा पैसा इस मातम में और इस जनाजे में लगा दिया है। और इतना बड़ा जनाजा जिसमें करोड़ लोग रास्ते पे आए हैं, तो उनके लिए इतना पैसा खर्च कौन कर रहा है? ये कहीं से आया है पैसा, तो वो खर्च हो रहा है ना। इसके हम्म। बाद जो पैसा चाहिए था वो तो खत्म हो गया। अब आईआरजीसी की दिक्कत आएगी, क्योंकि आईआरजीसी अपने देशवासियों का हौसला अफजाई नहीं कर नहीं पाएगा। कर पाएगा। अमेरिका और उसके ऊपर हमला करेगा, जिससे इसको और कमजोर करेगा, और फिर कहीं ना कहीं ईरान को भी घुटने टेकने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे। डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली लोगों के दो बाकी देश मिलकर के, कतर मिलकर के, उधर पाकिस्तान भी उकसाएगा कि भाई छोड़ दो, अब तो बहुत बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, इसी में भलाई है कि हम लोग अभी पतली गली से अभी निकल जाए, नहीं तो और नुकसान होने का खतरा है। तो किसी न किसी तरीके से ईरान को पुचला करके रास्ते मतलब दिखाएंगे, वो जीता हुआ भी नहीं और हारा हुआ भी नहीं, और अमेरिका को भी दिखाएंगे जीता हुआ भी नहीं और हारा हुआ भी नहीं। मतलब एक तरीके से ठीक है, हमने ईरान को सबक सिखाया, ईरान ने कहा हमने भी तुमको आंखें दिखाई, बस इतने में लड़ाई खत्म हो क्या गई। क्या संजय सर, ये भी हो सकता है कि जैसे कि आप बता रहे हैं कि ईरान सरकार और आईआरजीसी अब दोनों आमने सामने हैं, क्योंकि ईरान सरकार तो देखिए देश के हित में चाहती, जनता के हित में बात चाहती कि और हालात ना खराब हों, लेकिन आप इस तरीके के संदेश दे रहे हैं, इंडिकेशन दे रहे हैं कि आईआरजीसी भी रिजिड हो जाएगी, क्योंकि वो झुकने वाले हैं नहीं। ऐसे में क्या आईआरजीसी और ईरानी सरकार भी आमने सामने आ सकती है? उसके कहीं ज्यादा बड़े रिपरकशन ईरान की जनता को देखने पड़ सकते हैं। बिल्कुल देखने को मिल पड़ सकता है आपका, बिल्कुल जो आपका ये कंक्लूजन है 100% राइट। क्यों? क्योंकि लोग अब इसके बाद कहेंगे हमारे को खाना पीना बताओ ना, हो गया, खमेनी जी तो चले गए, उनको दफना भी दिया, लड़ाई खत्म भी हो गई थी, आप फिर से दोबारा शुरू कर दी ऐसी जबरदस्त लड़ाई कि हमको अब खाना भी नहीं मिल रहा है, पानी भी नहीं मिल रहा है, उनके बिजली उन्होंने गोल कर दी अमेरिका ने इस बार 90 टारगेट्स में। अब उसके बाद पानी गोल करेंगे उनका, उसके बाद उनका खाना पीना गोल करेंगे, उसके बाद और हमले होंगे। मतलब अब जो कष्ट है ईरानियों को, उनका कष्ट बढ़ता रहेगा, और उस कष्ट को पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं है। आज की तारीख में 3,500 लोग मरे हैं, आपको कल सुनाई हम्म। देगा कि 4,500 लोग मर गए और 15,000 लोग घायल हो गए, और तकरीबन 50 अरब डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया। अगर इसी तरह अमेरिका करता रहा, तो ईरान के पास बचा क्या सिवाय अपनी जमीन और हौसला और बुलंद, और हौसला बुलंद से पेट नहीं भरता है ना। ईरानियों का पेट कौन भरेगा? पेट भरने के लिए काम करना है, काम करने के लिए जब तक आप दूसरों के साथ बातचीत नहीं करेंगे, एक दूसरे के अब साथ गृह नहीं युद्ध मिलेंगे, होना मुश्किल तय है। है। ईरान में गृह युद्ध होना तय है। भले ही ट्रंप साहब अपनी लड़ाई लड़ते रहे, 100। लेकिन गृह युद्ध छुड़ेगा। मुझे ऐसे लग रहा है जो आप कह रहे हैं उसकी आशाएं ज्यादा नजर आती हैं, क्योंकि आईआरजीसी अपने रास्ते पे चल रहा है, और जो उनका नेतृत्व है वो ईरान को उभरने की कोशिश में लगा है। आईआरजीसी ईरान को उभरने नहीं देगा, ईरान को लड़ाने में लगा रखेगा, क्योंकि तभी उसका जो एक कह सकते हैं फेस सेविंग आईआरजीसी का, कह जैसे पाकिस्तान है, हम्म। पाकिस्तान में कौन बिल्कुल। है, चाहे शरीफ कुछ भी करे, जब तक आसिम मुनीर यानी कि जब तक पाकिस्तान की फौज का हम्म। रेलेवेंस नहीं है, तब तक कोई हम्म। फायदा नहीं है। तो वो रेलेवेंस जो है आईआरजीसी का ईरान में वैसे ही है जैसे पाकिस्तान में पाकिस्तान की फौज का। तो ये जो है ये हमने समझना है, ये आईआरजीसी का डूबना, बिल्कुल अगर आईआरजीसी डूबा तो वो स्टेट ऑफ होर्मुज नहीं डूबेगा। अगर तैर हम्म। गया स्टेट ऑफ होर्मुज, तो फिर बल्ले बल्ले, फिर तो आईआरजीसी को कोई रोकने वाला नहीं, ईरान को भी कोई रोकने वाला नहीं, पूरे खाड़ी में उसका झंडा लहराएगा ईरान का।
इसमें कोई शक नहीं। मतलब आज के नेतृत्व की जो लड़ाई है, खाड़ी के नेतृत्व की, वो भी बिल्कुल। ईरान जीत जाएगा, और सब कुछ ईरान जीत जाएगा। क्या आपको लगता है अमेरिका ईरान को जीतने देगा ऐसी हालात में? बिल्कुल भी नहीं। अब उसका मकसद है आईआरजीसी। उस आईआरजीसी का नेतृत्व अब जबरदस्त हमले होंगे, टारगेटेड असैसिनेशन होंगे, टारगेटेड उनके आदमी जाएंगे। और अब ईरान को, अब मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ, मेरी सहानुभूति ईरान के साथ थी। मेरे को लग रहा था कि ईरान ने वाकई जबरदस्त अपना एक फाइट बैक किया है। दिखाया। हाँ, वो जो जज्बा दिखाया और दिखाने की कोशिश की कि हम किसी से कम नहीं, एक गलती से उसने पूरा अपना किया करा में पानी फेर दिया। हम्म। लेकिन सर, आप जो बात कह रहे हैं वो कहीं बड़ी बात है कि जिस तरीके से पाकिस्तान में सेना और सरकार चलती है, उसी ढर्रे पर अब शायद ईरान भी चल पड़ा है। सेना अपना अपना वर्चस्व दिखाने की बात करेगी और लीडरशिप को दबाने का प्रयास करेगी अब। तो क्या मान के चले कि आने वाले टाइम में हम एक और पाकिस्तान देख सकते हैं उसी की राह पर चलता हुआ? बिल्कुल, आप देखेंगे और भी खराब देखेंगे, हम्म। और भी खराब देखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में तब भी थोड़े बहुत लोग हैं जो एक अलग सा सोच के रखते हैं। उनमें थोड़ा बहुत लोकतंत्र की एक झलक दिखती है कभी कभी पाकिस्तान के अंदर। अब वो ईरान में नहीं दिखेगी, क्योंकि ईरान में जिस प्रकार से एक आयतुल्ला ने 1979 से कब्जा कर रखा है, और इतने सालों से 79 से लेकर के आज तक एक आयतुल्ला यानी कि एक मजहबी रजीम के नीचे ईरान चल रहा है। उस तरीके से मजहबी रजीम के नीचे पाकिस्तान नहीं चल रहा है। पाकिस्तान एक तरीके से फौज के नीचे चल रहा है, जो दारू भी पीते हैं और मजहब के पीछे भी जाते हैं। हम्म। उधर सिर्फ मजहबी मजहब है। तो दो आप देख रहे हैं दोनों के अंतर क्या हो रहा है। तो ये जो पाकिस्तान एक तरीके से हाथी के दांत दिखाने के अलग और खाने के अलग, ईरान के अंदर जो एक तरीके से मजहबी जो रजीम है आयतुल्ला की, वहां पे तो हाथी के दांत दिखाने के भी वही और खाने के भी वही, फिर चाहे लोगों को पसंद हो या ना हो। तो आईआरजीसी का जो आंख और कान का काम है, आईआरजीसी का यकीन करना कि आयतुल्ला का जो है मुश्तबा खमैनी जो है, उनका जो नेतृत्व है, उनका जो वर्चस्व है, वो रहना चाहिए। और वो कहीं दिख नहीं रहे कि क्या जिंदा भी है या नहीं है, कहाँ है, किस हालात में है, वो नजर नहीं आ रहे हैं। तो सब कोई कुछ हो रहा है, पर नजर कुछ नहीं आ रहा है। मुझे लगता है दफनाने के बाद हालात ईरान में, उम्मीद करते हैं खराब ना हो जाए, बिगड़ ना जाए, पर लगता तो कुछ ऐसे ही है कि हालात बिगड़ेंगे ईरान के अंदर दफनाने के बाद। सर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप क्या देख रहे हैं इसको? सर, किस तरीके से देख रहे हैं कि क्या अब दोबारा से वही हाहाकार मचेगा जो आज से करीब 2-3 महीने पहले मचा हुआ था? पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ जाएंगे और हॉर्मुज बंद दोबारा से हो सकता है? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि वो हॉर्मुज दोबारा से बंद हो सकता है अब? नहीं, इस बार मुझे लग रहा है कि नाटो कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ खड़ा है। पूरा यूरोप जो है वो अमेरिका के साथ खड़ा है, और उनको लग रहा है कि ईरान ने गलती की है, और ईरान इस तरीके से गलती हॉर्मुज में नहीं करनी चाहिए थी। अगर ईरान फ्रीडम ऑफ नेविगेशन में दखल अंदाजी दे रहा है और 60 दिन भी इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है, तो आगे क्या होगा? अगर 60 दिन का तो पूरा पहला ही जो पांचवा बिंदु था, इस 60 दिन के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहेगा। पर हम्म। आप जैसे कह रहे 15 दिन भी खुला नहीं रहा। क्यों नहीं खुला रहा? क्योंकि ईरान को लगने लगा, अरे ये सारे टैंकर तो ओमान की तरफ से जा रहे हैं। ये हम्म। मेरा तो मतलब तू कौन, मैं खाम खा, मेरा तो कोई नाम ही नहीं है हॉर्मुज के अंदर, ये तो सारा हम्म। ओमान के द्वारा जा रहा है, और ओमान तो अमेरिका का है पिट्ठू। तो ये तो गड़बड़ हो गई। मतलब ईरान को लगने लगा कि कहीं ना कहीं ऐसा एक मास्टर स्ट्रोक हुआ अमेरिका के द्वारा कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ओमान से होता रहा, और ईरान को उन्होंने कहा तुम डी माइनिंग करते रहो, जो करना है तुम करते रहो, हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं। तो ईरान को लगा, अरे ये हमारा तो पैसे का जरिया तो यही था, यही ये तो था। पैसे का जरिया तो खत्म कर दिया, ये तो मुश्किल हो गई, ये क्या हुआ? मतलब इसका हमें कौन पैसे देगा कल, अगर ओमान से आगे सब आने जा आवाजाही हो गया ओमान की तरफ से, तो हम क्या रहे? और ऐसे लगता है मुझे अमेरिका अब स्टेट ऑफ होर्मुज को लेकर के ही छोड़ेगा, आईआरजीसी को पूरा खत्म कर कर ही अब वो सांस लेगा। आने वाले दिन मेरी नजर में बहुत चैलेंजिंग और आसान नहीं होंगे। अगर ये युद्ध अगले 10 दिन के अंदर खत्म नहीं हुआ किसी कारण से भी, तो बहुत मुश्किल होगा पूरे विश्व को भी और भारत को भी।
सर मेरा आखिरी सवाल है आपसे संजय सर। रशिया, चाइना और भारत के लिए अब क्या अगला कदम आप देख रहे हैं? भारत के लिए तो मुश्किल से हम देखते हैं कि सर जब भी इस तरह की चीजें होती हैं तो भारत की परेशानी ज्यादा होती है, लेकिन चीन और रशिया हमने देखा कि एक साइलेंट प्लेयर बने रहे इस प्रकरण में, खुलकर सामने नहीं आए। अब क्या स्थिति नजर आती है सर? उन दोनों का क्या रोल रहने वाला है अगर अब दोबारा से हमले स्टार्ट हो जाते हैं, युद्ध दोबारा से छिड़ जाता है, तो चीन और रशिया किस तरह रिएक्ट करेंगे और भारत के लिए क्या रिperकशन होंगे सर इस चीज के? ये भारत फिर से वही 40 देशों से अपना तेल, अपना गैस उठाने की फिर से कार्रवाई शुरू कर दी गई भारत ने, क्योंकि भारत को भी मालूम है कि अगले 15-20 दिन में दिक्कत होगी। प्लस भारत ने अपने रिजर्व भी पूरे करने की हम्म। कोशिश की होगी, क्योंकि रिजर्व से काफी तेल और गैस जो इस्तेमाल होगा उसकी पूर्ति करने में भारत लगा हुआ है। तो भारत अगले 10-15 दिन तक तो अपने आप को संभाल लेगा, कोई ऐसी बड़ी हम्म। बात नहीं है। लेकिन जो चीन और रूस है, वो अपने आप को कुछ नहीं कर पाएगा। जो अभी तक चीयर लीडर बने हुए थे, वो चीयर लीडर ही बने रहेंगे। क्या कर सकते हैं? कोई भी दे, बिकॉज रूस के अंदर भी परेशानी जबरदस्त हो गई है, क्योंकि यूक्रेन जो है 700 किलोमीटर अंदर ड्रोन से हमले कर रहा है। यानी कि रूस के अंदर आज तक पिछले 4-4.5 साल की लड़ाई में जो हालात रूस ने नहीं देखे, क्या पेट्रोल पंप में लाइनें नहीं देखी, लोग हम्म। आराम से खा पी रहे थे, वो सब बिगड़ गया है। और हम्म। यूक्रेन का हौसला अफजाई ज्यादा हो रही है, क्योंकि यूक्रेन के पास कहीं ना कहीं से अब नेटो भी, बाकी देश भी और मदद करेंगे, रूस के ऊपर और दबाव डालने की कोशिश करेगा। चीन जो है, क्योंकि अपना चीन का मकसद है पैसा कमाना, मैन्युफैक्चरिंग करना। चीन सोचता है कि सबके साथ बना के रखो, अपनी चीजें बेचते रहो, अपनी कीमत अपना उल्लू सीधा करते रहो, और अमीर के अमीर बने रहो। और अमीर का रास्ता पकड़ लिया है, अब वो नहीं अपने कमीज के ऊपर दाग लगने देगी। ये मुझे पक्का लगता है, चीन कभी भी नहीं लड़ेगा। चीन का मकसद है लड़वाना, उकसाना, और अपने आप की कमीज को साफ रखना। शुक्रिया संजय सर पूरी जानकारी शेयर करने के लिए और बताने के लिए कि अभी के क्या हालात हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं कि अब खेल पूरी तरीके से पलट चुका है और बाजी अमेरिका जीतने का पूरी कोशिश करेगा। आईआरजीसी को जब तक वो खत्म नहीं कर लेता और हॉर्मुज को अपने कब्जे में नहीं ले लेता, अमेरिका अब शांत नहीं बैठेगा। संजय सर बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी शेयर करने के लिए, धन्यवाद। जय हिंद जितेंद्र जय जी। हिंद सर, जय हिंद, जय हिंद।